मुस्लिम समाज के भाई हैं वो पानी की बोतलें लेकर के और घर से अपने कोई पकोड़े बना के ला रहा है, कोई पूरी सब्जी बना के ला रहा है। दोस्तों, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वहां पर खूब जो है लंगर बांटा, प्रसाद बांटा। और अभी आपने देखा होगा 22 तारीख को जो ऐतिहासिक धरना हुआ है छात्रों का, उसमें दोस्तों हम भी अपने साथियों के साथ गए और जंतर मंतर पर अपने साथियों के साथ हमने कई बार जो है वहां पे शिरकत की और उनको सहयोग किया। और 22 तारीख को हम बड़ी मुश्किल से, एक तो यहाँ पार्लियामेंट जो स्ट्रीट का गोल चक्कर है, वहां एक तरफ हम लोग बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचे और हमने कई मीडिया लोगों को, मीडिया जो यूट्यूबर थे बेचारे, उनको हमने अपने विचारों से अवगत कराया, अपना इंटरव्यू दिया, जो कि आप मेरे उसमें सोशल मीडिया पे देख भी सकते हैं। और फिर मार्च के साथ साथ हम सबसे आगे जो पार्लियामेंट ये ऑल इंडिया लीडर की तरफ जो बैरिकेड लगा रखे थे, जो रास्ता पार्लियामेंट में जाता है दोस्तों, वहां पे फिर एकदम से लाठी चार्ज हुआ। दोस्तों, मैं गिर पड़ा था, मेरे पैर में ना सूजन है, ये जूता भी आज मैंने बड़ी मुश्किल से पहना है और मेरे ये गट्टे में सूजन है पैर में, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी विषम परिस्थितियों में, और उसमें आपने बाद में देखा होगा सोशल मीडिया में कि कितने छात्रों का सर फाड़ दिया पुलिस वालों ने। उसमें पुलिस वाले जो आए थे, खैर वो तो बेचारे कर्मचारी हैं, अंदर से दिल्ली पुलिस के और मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के, आईटीबीपी के और जितने भी जो सरकारी संस्थानों में काम करने वाले पुलिस कर्मचारी उधर आए हुए थे बेचारे। तो क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, तो दिल से तो वो साथ थे, लेकिन क्योंकि उनकी सरकारी ड्यूटी हम समझते हैं। और उन लोगों ने फिर जो निहत्थे छात्र थे, ये छात्र, आप इनकी पीड़ा को समझें, ये पहले बेचारे भूखे प्यासे और किस तरीके से वहां सड़कों के ऊपर जो है अखबार बिछा के बेचारे सोते हैं, ये जो छात्र जो है, जबकि छात्रों का काम है पढ़ाई करना। तो बेचारे इनके लिए वहां पार्लियामेंट थाने के सामने जो है ट्रिपल बैरिकेडिंग करी गई थी दोस्तों, और वहां से बार रेला आता था और जो पीछे हमें ये गोल चलाती थी। तो दोस्तों, ऐसे में छात्रों के साथ ये जो लाठीचार्ज हुआ है और छात्रों के साथ ये जो दमनकारी नीति है जो सरकार ने अपनाई है, तो दोस्तों सरकार को भी इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो बाबा साहब ने सारी शक्ति दी है, तो सारी शक्तियां वोटर्स को दी है। वोटर्स ही वो व्यक्ति है जो सरकारों को बनाता है और जो सरकारों को बिगाड़ता है, सरकारों को तख्ता पलटने की क्षमता जो बाबा साहब ने जो ब्रह्म अस्त्र जो है दबे कुचले लोगों को भी दिया है। क्योंकि बहुत पहले जब देश आजाद नहीं था, बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया दबे कुचले लोगों को ये अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इतने सारे लोगों का जो वोट बैंक है वो व्यर्थ जाता है। ये जो ईवीएम, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके अंदर, क्योंकि जिन देशों ने इसको डिजाइन किया था, उन्हीं लोगों ने इसको कूड़े में फेंक दिया। और खुद अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अपनी तहरीर जारी की थी, उसने ये बोला था कि वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम जो है, इससे चुनाव नहीं होना चाहिए। अब सारे मुल्कों में तो बैलेट पेपर से होता है, और इसके बाबा साहब इसी के तो हितैषी थे। बाबा साहब ने बार यही बोला था। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो कि इतिहास में दर्ज हो गई कि अब जो राजा बनेगा वो बैलेट पेपर की पेटिका से बनेगा। जो है अब जो है रानी के पेट से जो है राजा पैदा नहीं होगा। बाबा साहब ने बैलेट पेपर की जो पेटी थी वहां उसको बोला था कि अब जो है बैलेट पेपर की पेटिका से जो है अब जो राजा बनेगा। तो दोस्तों, ये सरकार ये जो है ईवीएम के माध्यम से और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एसआईआर जो सीजन इंटेंसिव जो रिवीजन है, एसआईआर के माध्यम से 91 लाख वोट काटा गया और अभी तक उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ वोट कट चुका है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे हराया गया, उसकी सरकार को कैसे गिराया गया। 91 लाख वोट काटा गया और ममता बनर्जी जो दुर्गापुर वाली सीट से लड़ती थी, 51,000 वोट ममता बनर्जी का भी काटा गया। दोस्तों, कोई भी मुख्यमंत्री और विधानसभा का चुनाव हारता है दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। केवल उनको मशीनों के द्वारा हराया गया। और एसआईआर, ये जो एसआईआर है, ये बड़ा घातक यंत्र है। ये रूलिंग गवर्नमेंट का जो ये यंत्र है, ये बड़ा घातक यंत्र है इसमें, क्योंकि जहां जिन पॉकेट्स में, और आप ये देखें आजकल चैट जीपीटी के माध्यम से भी आप ये निकाल सकते हैं कि किन किन
जो मतदान केंद्रों से बीजेपी हारी है, जिन जिन मतदान केंद्रों से बीजेपी हारी है, उन्हीं मतदान केंद्रों पर एसआईआर जो बड़ा सीरियस तरीके से लागू किया गया, वहां पे जो मुस्लिम लोगों के वोट काटे गए और वो लोग जो राजनीतिक रूप में सबल थे, जो जागरूक थे, उन सब लोगों के वोट काटे गए। और अभी भी दोस्तों अब दिल्ली के अंदर भी अभियान चल रहा है, लेकिन अभी क्योंकि 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो जैसे पंजाब है और ये आपका उत्तर प्रदेश है, गोवा है, तो बहुत से अब 6 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, इन 6 राज्यों में बहुत ही सीवियर तरीके से ये सीवियर इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इसमें वोट तख्ता ही पलट दिया वो सरकार। और उसके बाद क्या हुआ, जब सरकार बन गई तो उसके बाद जो ममता बनर्जी का भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वो एक मीटिंग में जा रहा था, वहां ढेर सारे बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और कंकड़ पत्थर अंडे उसके ऊपर फेंके गए। वहां एक बेचारे ने उसको स्कूटर का हेलमेट दे दिया तो वो बच गया, वरना इतने उसको अंडे उसके सर पे मारे गए, इतने पत्थर मारे गए। अगर उसको हेलमेट ना पहनता तो बेचारे के साथ न जाने क्या होगा। और आपने महुआ मित्रा जी का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो अपने घर में ही बंद थी और बाहर जो है हॉकी लाठी डंडा लेके बीजेपी के कार्यकर्ता वहां आ गए और उसको मतलब फिजिकली उनको हर्ट करने के लिए, मारने के लिए। तब उसने उनका एक वीडियो है जो मैंने खुद देखा था, शी स्पोक टू द कंसर्न डीएम एंड शी केप्ट रिक्वेस्टिंग दैट कंसर्न डीएम प्लीज कम एंड सेव माय लाइफ इज इन डेंजर, these gundas from BJP they have come outside of my house and anytime they can enter my premises। तो दोस्तों ये हाल है, जो चुनिंदा जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोकसभा सदस्य हैं, उनको भी आप देख लें। अभी आप कल का आप मामला देख लें, कल विपक्ष ने बात जो है लोकसभा में रखी थी कि भाई छात्रों के ऊपर इस तरीके का जो संघात हुआ, उसमें एक बिटिया तो आईसीयू के अंदर है और सुनने में आ रहा है कि एक बच्चे का ध्यान भी हो गया, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। लेकिन एक बिटिया जो आईसीयू के अंदर, उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत लोगों को टांके आए, बहुत से लोग जो है गायब हैं, उनके घर वाले ये पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ गए। अब ये तो 2-4-6 दिन के अंदर खुलेगा कि भाई वो बच्चे कहाँ गए। लेकिन दोस्तों अब जो कल जो है ये बात जो है लोकसभा में उठाई थी कि इन बच्चों का क्या कसूर था। इन बच्चों ने यही तो बोला था कि भाई केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है उसका जो है इस्तीफा होना चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई तो इसकी जिम्मेवारी ले कि भाई ये शिक्षा पद्धति सुधरनी चाहिए। और ये जो शिक्षा पद्धति है कि भाई स्वयं जो है नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़े हैं, 5 स्टार स्कूलों में पढ़े, और जो बच्चे इतनी मुश्किल से पढ़ाई करके धीरे धीरे इस यहाँ तक पहुंचे और उनके साथ उनके पेपर लीक हो जाए, उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया जाए। और अगर बेचारे अपनी जो कि बाबा साहब ने स्वयं जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपनी बात को रखने का उसमें एक प्रोविजन छोड़ा है, अगर प्रोविजन के तहत वो अपनी बात को रखते हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज हो, खून खराबा हो और उनको जो है जेलों में डाल दिया जाए। तो ये इस बात के लिए जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात उठाई थी। तो जो स्पीकर थे ओम बिरला जी, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम बात जो सरकार के सामने रखेंगे, सरकार से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आपसे बात करेंगे। तो केवल बात की बात हुई। तो उसके बाद जो लीडर प्रधानमंत्री जी के घर के बाद चले गए, वहां पर जो है हर्डिल अजीज नेता ये अखिलेश यादव जी भी वहां पहुंच गए, सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। यार हमको उसके बारे में नहीं मालूम पड़ा था, तो शाम को रात को मालूम पड़ा कि उनको भी जो है घसीटा गया। मतलब जो भी जो है आप कि राहुल गांधी जी के भी कपड़े जो है कीचड़ में सने हुए हैं और उनको किस तरीके से जो है उठा करके जो है पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और किस तरीके से अखिलेश यादव को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। दोस्तों ये डेमोक्रेसी के अंदर जो सेक्शन 19 है और सेक्शन 21 है, ये आपको आजादी देती है, अभिव्यक्ति की आजादी आपको देती है, ये लिबर्टी देती है आपको बोलने की आजादी है। और अगर सदन के अंदर भी जो है बोलने की आजादी ना हो, अपनी बात को रखने के मतलब आजादी ना हो, तो सड़कों के ऊपर तो लोग आएंगे ही आएंगे, मजबूरी में आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैं मंच के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार के भी मतलब दिन जो है आप गिनती के रह गए। अब जो है क्योंकि देश का हर बच्चा और दूसरा देश का हर किसान अपने परिवारों के साथ एक कसम खा चुका है और छात्रों की संख्या और किसानों की संख्या को अगर आप जोड़ दें तो लगभग 75% लोग आज भाजपा के खिलाफ है। भाजपा को ये रूलिंग गवर्नमेंट को केवल यह अंदेशा है कि हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन है और हमारे पास तो ईवीएम हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं 100% भी अगर उसके अंदर ये एडजस्टमेंट कर देंगे फिर भी इनकी सरकार इस बार बनने वाली नहीं है। 2029 में इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। तो दोस्तों
अभी जो मैं बात कर रहा था ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन के साथ क्या हो रहा है? ऑपोजिशन की कोई सुनने वाला नहीं है। इस वक्त देश के अंदर किसी भी प्रकार मतलब जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ गई है। डेमोक्रेसी में आजादी होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है? जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है। लेकिन अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, उनको तो ये लगता है देश हमारा है, हमारे देश के अंदर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग संविधान का, भारत के संविधान का कोई सम्मान नहीं करते। ये दोस्तों ये तो मतलब वी द पीपल ने इतना इस बात को उठाया था कि किसी भी प्रकार से जो है जातीय जनगणना हो, उसके लिए वो बात बिहार में बात उठी थी। इसके लिए वी द पीपल और पैगाम और बहुत सारी संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बार जोरदार तालियां संस्थाओं के लिए बजाइए, क्योंकि ये वो जागरूक संस्थाएं हैं दोस्तों। क्योंकि सारे लोग सोच रहे हैं लेकिन ये संस्थाएं जागती रही। इन संस्थाओं ने अपने दम पर और छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आपस में करके ये प्रोग्राम किया है। या आज का प्रोग्राम देख लें आप, ये भी प्रोग्राम काफी एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। इस हॉल को बुक करना, भोजन की व्यवस्था करना, सारा ये एडवर्टाइजमेंट की व्यवस्था करना, इस सब में पैसा लगता है। तो वी द पीपल जो है इस कार्यक्रम को किस प्रकार आगे बढ़ा रही है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हम वी द पीपल के साथ एसोसिएटेड है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, ये जो विपक्ष है, लेकिन विपक्ष से भी मैं बात बड़े नम्र निवेदन ये करना चाहता हूँ कि विपक्ष को भी अब यूनाइट हो जाना चाहिए। बिकॉज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कि अगर हम अलग अलग होकर के लड़ेंगे, अभी सारा विपक्ष जो है, कल बड़ी मुश्किल से हमने देखा राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने मिलकर के जो है धरना, विरोध प्रदर्शन और वो रोड को जाम किया जो प्रधानमंत्री निवास के पास है। लेकिन मैं अन्य जितने भी विरोधी दल है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आप सबको एक मीटिंग करनी चाहिए और मीटिंग करके यह एजेंडा पास करना चाहिए कि भाई हम जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। तो ईवीएम से, क्योंकि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा दोस्तों इसी तरीके से चलता रहेगा सिस्टम कि आप वोट कहां डालेंगे। अब जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, हरियाणा में तो कोई कह भी नहीं सकता था कि भाजपा की सरकार आ सकती है। हरियाणा वालों ने इस बात का बहुत खंडन किया कि भैया हमारे तो गांव में किसी ने वोट नहीं डाला और गांव में भी जो है पूरा वोट बीजेपी को दिखा दिया। तो ये जो मशीनें हैं ये बेईमान मशीन है, इसका सबको विरोध करना चाहिए। और बैलेट पेपर क्योंकि आपके एजेंडा में भी शामिल है, बैलेट पेपर से वोट डालने से तो गलती होने की संभावना ना के बराबर है। कम से कम आपका वोट जीवित तो रहेगा, कम से कम उसको आप दोबारा पढ़ तो सकते हैं। अगर रिकाउंटिंग भी होगा कम से कम आपको मालूम तो रहेगा कि हमारा वोट कम से कम। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पीछे एक मुद्दा उठा था तो उसमें वीवीपैट जोड़ दिया, वोटर वेरिफिकेशन पैड जोड़ दिया, उसमें वो अपीयर तो होती है पर्ची, मतलब आपने मान लीजिए आपने साइकिल को वोट डाला तो उसमें पर्ची जो उसमें दिखेगी, उसका जो मॉनिटर है छोटा सा उसमें पर्ची दिखेगी, आपने बटन दबाया साइकिल का, वहां साइकिल दिखी आपको। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं उसकी काउंटिंग का हो, केवल अपीयरेंस तो है, काउंटिंग का है उसकी। यही एक जो है एक बड़ा एक झगड़े का विषय है। तो वीवीपैट भी काम नहीं कर रहा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो हमारे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। जब सारा भारत ये मिलकर कह रहा है कि भाई मतलब बैलेट पेपर से हो, और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं अगर ईमानदारी से बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राम प्रधान भी नहीं, सांसद तो चुने ही नहीं जाएंगे। दोस्तों एक विषय और है हमारा कि उच्च न्यायपालिका कॉलेजियम में बहुसंख्यक समाज की वादी प्रतिनिधित्व दिया जाए। दोस्तों देश में जो हाई कोर्ट है, देश के हाई कोर्ट के अंदर जितने भी जज हैं सारों को मिला दिया जाए तो 849 जज हैं। 849 जजों में आपको मैं बता दूं कि अनुसूचित जाति के पूरे भारत में 33 जो है जज हैं और एसटी के 17 जज हैं और ओबीसी के 104 जज हैं और बाकी टोटल जज, मतलब केवल 15% जो है जुडिशरी जो है बेचारे एससी ओबीसी के हाथ में, और 85% जो जजेस हैं वो जजेस जो है सारे जनरल कास्ट के, अपर कास्ट के। तो एक बात आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे जजेस जो है सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत आप सोशल मीडिया पे आप देखें, अब जैसे आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जो मुद्दा आया था, राम मंदिर का जो जजमेंट आया था कैसा आया था? राम मंदिर का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट आया था कि इतनी ये 5 एकड़ लैंड तो अल्पसंख्यक खत्म, ऐसा मसला 500 सालों से नहीं सुलझ रहा था। इस रूलिंग गवर्नमेंट ने जुडिशरी की मदद से और उसको तुरंत सुलझा लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं ये राम मंदिर कैसे बना है।
सारे भारत ने उसमें चंदा दिया था जब ये राम मंदिर बन रहा था आज से 4 साल पहले। उसमें हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों के पास राम मंदिर की वो किताबें आई थी और बच्चों से किताबें कौन कटवाते? माँ बाप ने भैया वो पैसा भेजा। तो आम आदमी का पैसा भी मंदिर में लगा पूरे भारत से। और जो राम को मानने वाले लोग हैं, ओवरसीज रहते हैं, एनआरआई लोगों ने बड़ा चंदा भेजा और आप देख रहे राम मंदिर बना। और राम मंदिर में जो अनुसूचित जाति से राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जिनको आगे आगे रखना चाहिए था, उनको बुलाया तक नहीं गया। मतलब इस देश के में आप विडंबना देखो, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज के नेता है, उनका क्या सम्मान है उधर उनका कोई सम्मान नहीं। वो मजबूरी है, वो बाबा साहब के द्वारा जो एक जो वैक्यूम क्रिएटेड है कि भाई जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं ये अनुसूचित जाति को दी जाएगी, इसलिए दलित समाज को सीटें दी जाती है। वरना दलित समाज को ये लोग अपने साथ रखे, कभी नहीं ये संभव हो सकता। तो उसमें माननीय रामनाथ कोविंद जी को भी नहीं बुलाया। और अभी ये जो नई पार्लियामेंट आपने देखी है, इसके उद्घाटन में जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको नहीं बुलाया। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो कितना अपमान और अत्याचार। वो तो ठीक है कि उनको कुछ लोगों का जमीर मर जाता है, जिनका जमीर मर जाता है तो वो लोग रोज जूते भी खाने को तैयार है, जिल्लत झेलने को तैयार है, लेकिन वो कुर्सी को नहीं छोड़ते। थू है उनके जीवन पर, जो केवल कुर्सी को ही सब कुछ समझते हैं, रोज अपमान का घूंट पीते हैं, लेकिन कुर्सी से चिपके रहते हैं। बल्कि उन लोगों को जो है, जो उन सारे सांसदों को जो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए, जो देख भी रहे हैं कि कितना अत्याचार जो है हमारे शोषित पीड़ित वंचित समाज के, जिनको हम चुन के भेजते हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति से, वो लोग जाते तो जरूर है पार्लियामेंट तक, लेकिन पार्लियामेंट में जाके वो क्या करते नहीं है। अब आप ये देखें कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के 131 सांसद पार्लियामेंट के अंदर है। अभी राम मंदिर के अंदर इतनी चोरी हुई और ये प्रूव्ड चोरी है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और ये इसमें जो ट्रस्ट बना था वो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन पे ये ट्रस्ट बना था। वो चंपत राय जो आप चंपत हो गया, वो बाद में उसने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, कोई कहता है वो 600 करोड़ का घोटाला है, कोई कहता है वो 1200 करोड़ रुपए की चोरी है। तो दोस्तों, वो पैसा किसका था? वो पैसा आपका और हमारा था। जो हमारे जो लोग, जो बाबा साहब के ना करने के बावजूद भी जो लोग जो है राम के साथ जुड़े रहे और अपने खून पसीने की कमाई जो ज्यादा करके उस चंदे के बॉक्स में डालते रहे, अब उन लोगों के देखो चक्षु खुल रहे, उनकी आंखें खुल रही है, नहीं हुई। और वो पैसे के साथ जो वहां के एक दो कर्मचारी ऐसा था जो शराब पीने बैठता था तो 50,000 रुपए का बिल तक बैठा देता था, सब यार दोस्तों को शराब पिलाता था। तो दोस्तों, आपके हमारे जो है पैसों से ये राम मंदिर बना और राम मंदिर बनने के बाद आप हमारे गरीब लोगों के जो बहन भाई जो है इस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जाते थे, उस पैसे के साथ क्या हुआ? आज धीरे धीरे लोगों के चक्षु खुल रहे हैं। अब उस मंदिर के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को, छात्रों के साथ ये जो दुर्घटना घटी है, भाई छात्र अगर आंदोलन करके कुछ मांग रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देख के मैंने उसमें क्लियर बोला है कि उल्टा भारत सरकार को उनको वेलकम करना चाहिए था। अगर अपने केंद्रीय मंत्री को हटा देते तो भारत सरकार का क्या जाता, लेकिन इस सरकार के अंदर रेजिग्नेशन होता नहीं है। ये राजनाथ सिंह जी ने एक कार्यक्रम के दौरान बोला था तो उनकी बात सच निकली। इस सरकार के अंदर जो है रेजिग्नेशन होता नहीं है, तो इसलिए जो है रेजिग्नेशन नहीं हुआ और बच्चों के साथ ये दमनकारी जो नीति जो अपनाई है सरकार ने। लेकिन मैं ये बता दूं, ये जो दमनकारी नीति, छात्र जो है किसी भी देश का भविष्य होते हैं, तो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेंगे आप बताइए मेरे को, क्या डालेंगे क्या बीजेपी को वोट? ठीक करें, आपको कभी बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और नई बात कर लेते हैं कि भाई ये जितने लोग हैं हमारे, इनको जागरूक करने के एक नया काम, एक कैंपेन चलाना चाहिए। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति अपनी कार में 4-4 लोगों को भी बैठा के ले आएगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग मेरे जानकार हैं वो भी रस्तों में हैं, वो लोग आएंगे धीरे धीरे। आज सारी मेट्रो बंद है, इस तरफ कोई बस भी नहीं आ रही, और इस तरफ पटेल चौक की तरफ आने वाली, राजीव चौक की तरफ आने वाली, सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरफ आने वाली, खान मार्केट तक की सारी मेट्रो आज बंद है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में विलंब हो रहा है लोगों के पहुंचने का। लेकिन मैं एक जागरूकता की बात करता हूं। देखिए, इसका मतलब है कि जितना आप पढ़ेंगे और जितना ज्ञान आप अर्जित करेंगे उतने आप बुद्धिमान कहलाएंगे।
नोइंग इज एवरीथिंग, मतलब जानकारी ही आजकल सब कुछ है। देखो ये तो सोशल मीडिया आ गया, वरना तो भाई साहब हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता कि जंतर मंतर पे कोई जो है अभियान चल रहा है। और अब ये जो मेरे पुराने साथी बैठे को याद होगा, आज से 20 साल पहले जंतर मंतर पे प्रोग्राम होते थे, सोशल मीडिया पे थोड़ी था, तब था ही नहीं सोशल मीडिया। तब 25 साल पहले हमें तो मालूम भी नहीं पड़ता था कि भाई कोई कार्यक्रम होता को, हाँ कोई जो ऑर्गेनाइजर में फोन कर देता था तब हम आते थे, वरना तब तो सोशल मीडिया तो हर किसी के रीच के अंदर है, हर किसी की पॉकेट में जो आजकल स्मार्टफोन है। इसीलिए जो है ये जो है अब सरकार के लिए मतलब गले की हड्डी बन गया है सोशल मीडिया। अब कितने सारे लोगों के यूट्यूबर्स के जो है अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं, कितने सारों के पास जो है चिट्ठियां चली जाती हैं कि भाई आप ये यूट्यूबर जो है कैसे चला रहे हो, कहां से चला रहे हो, कहां से फंड लाते हो। तो दोस्तों इस वक्त जो है हर जो SC ST OBC माइनॉरिटी है भाई, इसको तो हर पूरी तरीके से दबाए। तो मैं कह रहा था ये हमें क्या कैंपेन चलाना चाहिए, हमारे जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं हमें उनको बताना चाहिए कि किस प्रकार से जो है अब आप लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इकट्ठा होकर के जब भी समाज के उत्थान के लिए और समाज के को जागरूक करने के लिए, जैसे आज का कार्यक्रम है ये जागरूक करने का कार्यक्रम है। ये आज जो है अभी कुछ सांसद भी, मैं परसों नरेश भाई गौतम पटेल जी के बंगले पे गया था, 801 नंबर बंगला है उनका, 8वीं मंजिल पे, तो उनको मैं बोल के आया था, तो उन्होंने बोला था शाम को मैं आऊंगा। तो वो सांसद भी आएंगे, और भी कई सांसद आएंगे। हमें सांसदों को भी ये बोलना है कि हमारे इन मुद्दों को आप लोकसभा में उठाइए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे तो हमारे सदन के अंदर हमारी आवाज, तो हमें लोकसभा सदस्यों को ये बात बड़े पुरजोर तरीके से, बड़े मजबूती के साथ ये बोलनी है कि सदन में हमारे आप इस मुद्दे को उठाइए। अब आप ये देखें कि ये जो अब जनगणना चल रही है अभी, तो ये भी वी द पीपल की बहुत मेहनत है। इसमें कई सारे प्रोग्राम वी द पीपल ने रामलीला मैदान में किए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किए और कई अन्य स्थानों पर किए। तो बड़ी मुश्किल से ये जो है इतनी जागृति समाज के अंदर आई है। लेकिन अभी हमें अपने घरों को, अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को, अपने समाज के लोगों को, और आजकल क्योंकि लोकल कॉल भी वही भाव है, चाहे इंटरस्टेट कॉल, चाहे आप मुंबई कर लें, चाहे गोवा कर लें, सेम भाव है। तो आप टेलीफोन के माध्यम से आप लोगों को जोड़िए और कोई भी कार्यक्रम है तो उसकी आप सूचना दीजिए। और एक और जो है भारत में आम चुनाव किसी देशों की तरह बैलेट पेपर में होना चाहिए, उच्च न्यायपालिका का हो गया, ये हो गया। और दूसरा आप एक महंगाई की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों आप देखें कि ये जो डीजल और पेट्रोल है, अब आप ये देखें जब पहले आप उसको याद करें, आज से 5 साल पहले जब देश में कोविड आया, उस वक्त ये जो जितने भी गल्फ कंट्रीज है ये लोग कहते थे फ्री में उठाओ, क्रूड ऑयल फ्री में उठाओ।